हेलो साथियों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी मोटिवेटेड होकर कर रहे होंगे। और इसी सफ़र में कल्प क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं वापस आया हूँ एक अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके। लाइक प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, थोड़ा सा पेपर के सिलेबस के बारे में भी हमने देखा था कि वो किस तरह का है, कैसे डिफरेंट टाइप के लेवल्स पे लाइक यूजी पे, पीजी लेवल पे या फिर और अलग अलग एग्जाम्स में किस तरह से ओवरलैप करता है ये चैप्टर। तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर का वेटेज थोड़ा सा बढ़ गया है आजकल, और इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं, थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चैप्टर इजी बहुत है अगर समझने को चलें तो, पर रटने को चलें तो शायद ये हमें याद नहीं रहेगा। तो इसके लिए उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगेन हम अगले लेक्चर में इसमें कवर करेंगे आगे किस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, कैसे उसकी डिस्कवरी हुई, किस तरह से उसको खोजा गया, किस तरह से उसको आइसोलेट किया गया। फिर बायोटेक के अंदर जो डिफरेंट सेल्स के अंदर कैसे हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए किस तरह से अपना डिजायर्ड प्रोटीन उससे निकालते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो आज के लेक्चर में हम मेनली जो, क्योंकि हमने थोड़ा ओवरव्यू इस चैप्टर का कल के लेक्चर में ले लिया था ऑलरेडी, जो प्रीवियस लेक्चर था, तो उसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशंस के बारे में देखा था, जिसमें हमने मेनली देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी इज नथिंग, मतलब ये नाम में ही इसका पूरा ब्रांच का डिस्क्राइब किया हुआ है कि बायोटेक्नोलॉजी यानी बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन है। यानी कि जो लिविंग सिस्टम है और जो टेक्नोलॉजी है उसको एक साथ लाया गया है, और वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए डिजायर्ड प्रोडक्ट्स यानी कि मानव कल्याण के लिए, कुछ उत्पादों के निर्माण के लिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम वांछित उत्पादों को प्राप्त करते हैं सेल्स से, या सेल्स किसी कोशिकांग से, किसी मॉलिक्यूलर एनालॉग से। मॉलिक्यूलर एनालॉग से यहाँ पे मतलब है डीएनए या फिर आरएनए से। तो ये बेसिक ओवरव्यू था। और इसके बाद में अगर हम देखें एकदम वापस, थोड़ा सा मैं अगेन आपको रिकॉल कराऊंगा। बायोटेक की डेफिनेशन हमने देख ली है। इसके बाद क्योंकि किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उसके फादर्स, कई इनके पिता होते हैं, उनको देखना जरूरी होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में भी ऐसा ही है। तो बायोटेक्नोलॉजी के पिता जनरली हम कहते हैं कार्ल इरकी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनको कहते हैं। तो इन्होंने ये टर्म दी थी बायोटेक्नोलॉजी, और ये ही फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहलाते हैं। तो अगर इसके बारे में देखें तो टर्म गिवन बाय, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन सीधे डायरेक्टली पेपर में आ जाते हैं कि कौन फादर है, किसने ये टर्म दी थी। टर्म भी इन्होंने भी दी थी, और ये ही फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी थे। अब हमने सब कुछ देख लिया, मतलब बेसिक ओवरव्यू इसका, लेकिन इसमें जो सबसे पहले चीज़ की जाती है कि हम हमें इसमें सेल्स से कुछ हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट्स लेने हैं, तो हमें सेल्स का ओवरव्यू होना चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए। तो जैसे कि मैं एक कोई भी बैक्टीरियल सेल बना रहा हूँ, तो ये मैंने उसके सेल मेम्ब्रेन बना दी है। ये बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके बारे में बता रहा हूँ। इसमें एक न्यूक्लियस होता है। हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक वेल डिफाइंड यानी अच्छी तरीके से, इसको असीम केंद्र की भी बोलते हैं हिंदी में। असीम केंद्र की क्यों बोलते हैं, इसके नाम में ही अगेन इसका पूरा अर्थ पड़ा है, रटना है नहीं। असीम केंद्र की यानी ऐसा केंद्र जिसकी सीमा नहीं है, जिसकी बाउंड्री नहीं है, जिसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती है, इसलिए उसे असीम केंद्र की बोलते हैं। तो इसी तरह से इसके अंदर जो न्यूक्लियस मिलता है, जिसमें जो इसका न्यूक्लियर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बड़ा ही अव्यवस्थित तरीके का होता है, और ये इसको हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। इसको जीनोफोर भी बोल देते हैं। और ये हमने बना दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमने सेल बायोलॉजी में जनरली पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लगभग सब में सेम सी होती है। और इसके बाद में अगर हम देखें कि इसमें एक एक्स्ट्रा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मिलता है जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। इसे हम अब समझेंगे। इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। और एक्चुअली बायोटेक के अंदर इस प्लाज्मिड का बड़ा रोल है। ये गाड़ी है वो जीन्स को ट्रांसफर करने की एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। तो प्लाज्मिड के बारे में अगर देखें तो आपको दिख रहा होगा, रटना नहीं है कुछ भी। ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्योंकि इस जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए है उससे अलग मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, तो हम लिख लेंगे इसको। देखने में डबल स्टैंडर्ड दिख ही रहा है आपको, तो इसे हम डबल स्टैंडर्ड भी बोल देंगे। क्योंकि मेन जो न्यूक्लियर डीएनए होता है उससे साइज में छोटा होता है, तो इसलिए हमें इसे स्मॉल बोल देते हैं। तो हमने तीन चीज तो साथ के साथ ही याद कर ली, क्रोमोसोमल होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, स्मॉल होता है। अब ये क्यों होता है?
मेन न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए पड़ा है, उसके जितने भी इसको जरूरी काम के लिए जो प्रोटीन चाहिए होंगी उनके लिए सब कुछ ये काम इसे हो जाएगा। लेकिन जो प्लाज्मिड होता है इसके अंदर भी जीन्स होती हैं, इसमें ओराई मिलता है, इसमें कई और अलग जीन्स होती है जो इसके सर्वाइवल में हेल्प करती है। और वो क्या काम करती हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ये सभी बैक्टीरिया में नहीं मिलता, ये मोस्टली मिलता है कईयों में। जैसे ई कोलाई के अंदर उसमें जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए ऐसे कोई जीन्स अलग से नहीं मिलती इस प्लाज्मिड के अंदर। तो वैसे ही है कि ये काम क्या करता है, कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं आपने देखा होगा कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस दिखाते हैं। तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक जैसे नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने के लिए काफ़ी बैक्टीरिया एनाबिना नोस्टो का आपने पढ़े होंगे, तो उनके अंदर जो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है इसके अंदर ऐसी जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो जीन्स आगे जाके नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। तो ये कुछ अलग अलग जैसे ये ही जीन्स होती हैं, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे लिए कुछ सिलेक्टेबल मार्कर्स में भी काम आती है। सिलेक्टेबल मार्कर्स ये नाम आया तो आपको यहीं थोड़ा बता दूं कि सिलेक्टेबल मार्कर्स ऐसे मार्कर होते हैं जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इस प्लाज्मिड में जुड़ा या नहीं। अभी इतना ही ध्यान रखना है, आगे हम इसे इन डेप्थ में देखेंगे। तो ये प्लाज्मिड के बारे में हमने बेसिक ओवरव्यू लिया। इसके अंदर कुछ जीन्स होती हैं जैसे ये जीन्स प्रेजेंट होती हैं। और हम क्या करते हैं, अब बेसिक जो है, हम बायोटेक में क्या करते हैं, किसी भी सेल का ऐसे ये प्लाज्मिड लेते हैं जिसे वेक्टर बोलते हैं, ये लेते हैं और दूसरी सेल जैसे मुझे ह्यूमन इंसुलिन की जीन किसी बैक्टीरिया में डालनी है तो इंसान का डीएनए लिया, बड़ा सारा 2.2 मीटर लंबा डीएनए, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, हमें याद होना चाहिए। उसके ऊपर 30,000 के आसपास जीन्स होती हैं जो कि हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाले टॉपिक में भी थोड़ा सा ये डाटा है, तो साथ के साथ याद करते चलेंगे तो शायद रटना नहीं पड़ेगा आगे। तो वो 2.2 मीटर लंबा डीएनए, उसमें वो 30,000 जीन्स में से एक जीन है हमारी इंसुलिन की जीन, उसको हमने कट किया, वहां से निकाला। अब हमें ऐसा है कि उसको इकोलाई के अंदर डालना है। इकोलाई फिर अपनी संख्या बढ़ाता जाएगा और वो जैसे जैसे अपनी संख्या बढ़ाएगा उसके अंदर हमारी वो प्रोटीन भी बढ़ती जाएगी, और फिर एक टाइम के बाद हम उससे वो प्रोटीन निकाल लेंगे और उसको प्रोसेस करने के बाद मार्केट में वो आगे मेडिकल यूज में आगे काम आ सकती है। तो इसमें हमने क्या किया, इंसान से वो इंसुलिन की जीन कट करी, वहां से निकाली, उसको बैक्टीरिया में डाला। तो निकाल के बैक्टीरिया में ऐसा तो नहीं सीधा डाल देंगे, तो उसको डालने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिएगा। उसको डालने के लिए आसान भाषा में समझने के लिए गाड़ी पे बिठा के वहां तक छोड़ना पड़ता है। वो गाड़ी का काम करता है ये वेक्टर, ये प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड जो होता है इसके साथ में हम उस अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि हमारी जो वांछनीय जीन है, जो हमें चाहिए, उस जीन को लेके इसके साथ जोड़ा गया और फिर उसको ट्रांसफर कर दिया गया उस बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो इस तरह से ये प्लाज्मिड जो है ये हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर करता है। तो ये बेसिक ओवरव्यू हमने इसका देखा। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये हम ऑलरेडी उसमें पिछले लेक्चर में भी इसको कवर कर चुके थे। दो प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर बात करें, नाम आ गया इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग हमेशा आपने जनरली देखा ही हुआ, अगर किसी को बिल्कुल बेसिक अगर समझाना हो तो आपने थ्री इडियट्स मूवी तो देखी होगी। उसमें रेंचो आता है, कहीं कभी भी जाके कहीं फ्रिज खोल देता है, कभी कहीं जाके कुछ भी मतलब क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी होती है, वो कुछ ना कुछ काटा सीटी करता है, किसी में से कुछ निकाला कहीं और जोड़ा, कहीं से कुछ और निकाला कहीं और जोड़ा। इंजीनियरिंग नाम यहाँ पे भी आ गया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी हम कुछ तो जीनोमिक लेवल पे इंजीनियरिंग करेंगे यहाँ पे। वो कैसे करते हैं, अब हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। तो इसमें मेनली ऐसा होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें काट छाट करके, उसमें जैसे कि हमने इंसुलिन की जीन वहां से कट करी, बैक्टीरिया में डाली, ये इंजीनियरिंग करी हमने, वहां से उठाया यहाँ पे डाला। तो इस टाइप की प्रोसेस सारी जो होती है मतलब इसको केमिकल इंजीनियरिंग भी बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जेनेटिक मटेरियल के साथ करते हैं। तो ये बेसिकली एक प्रिंसिपल है कि हमें जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर करना आना चाहिए। उसकी जो प्रोसेस है वो करते हैं, उसमें जो टूल्स यूज होते हैं वो सारा आता है इस प्रोसेस में। तो ये एक प्रिंसिपल ये हो गया कि हमें जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर करना है, यानी कि उसे छेड़छाड़ करनी है। छेड़छाड़ मतलब कि उस वांछनीय जीन को कट करके उसमें डाला। तो हमने इंजीनियरिंग ही करी एक टाइप की। तो दूसरा प्रिंसिपल आता है, ये है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। इस सिद्धांत में क्या होता है कि भाई आपने जैसे कि वो
एक जीन को ट्रांसफर कर दिया एक बैक्टीरिया के अंदर, उसके बाद में आपने उसको ग्रो भी करा लिया, सब करा लिया, लेकिन बीच में दिक्कतें आ गई और जो फाइनल आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए था वो आप निकाल ही नहीं पाए, तो क्या आपको इस पूरी प्रोसेस का कोई मतलब निकला? नहीं। और ये कहीं ना कहीं काम हम कर रहे हैं अपने फायदे के लिए ही कर रहे हैं, अपने ह्यूमन वेलफेयर के। हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें चाहिए, उसे लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना है, इसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो अगर वो मिले ही नहीं, बीच में कुछ गड़बड़ आ जाए, तो क्या करेंगे? तो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में ऐसा है कि जो हमने सब कुछ करा, जो इससे पहले हमने सारे अल्टरनेशन जो भी करे इसके अंदर, जेनेटिक मटेरियल के अंदर, हमारे आनुवंशिक पदार्थ के अंदर, तो उसके बाद में हम ये सुनिश्चित करते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि वो जो हमारा वांछनीय जो जीन है वो जिस बैक्टीरिया के अंदर गया है वो एक ऑप्टिमम, यानी कि उसकी अ, अधिकतम एक सही क्षमता पर ग्रो करे और उसका एक बड़े स्तर पर उसका उत्पादन करे। तो ये सब सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बैक्टीरिया बड़ी सेंसिटिव चीज़ होती है, मतलब उसको थोड़ा सा ऐसा है ना कि आप थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाएगा उसके पैरामीटर में, उसको दो दो चीज़ें चाहिए, बड़ा नखरीला होता है बैक्टीरिया। उसको जितनी चीज़ जिस लेवल पे चाहिए ना, उसे थोड़ी ज़्यादा भी दे दी तो भी वो गड़बड़ कर जाएगा, थोड़ा कम दे दिया तो भी वो सारा चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम, जैसे हमने बैक्टीरिया को ग्रो कराया उस प्लेट, जनरली अगर आप लैब्स में देखेंगे तो लैब में क्या है, पेट्री प्लेट्स होती हैं, उसके अंदर मीडिया डाल के उसके ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है। तो अगर उस टाइम पे एक हल्का सा भी फंजाई का टुकड़ा कुछ भी आ गया उसके ऊपर और वो हल्का सा कंटेमिनेशन आ गया, तो वो शायद आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगा, वो उसको ग्रो नहीं होने देगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारी की गई मेहनत पूरी खराब हो जाएगी। तो इसलिए हम इंश्योर करते हैं कि निर्जमीकृत परिस्थितियों के अंदर, यानी स्टेराइल कंडीशंस के अंदर, हमारा जो बैक्टीरिया है वो ऑप्टिमम ग्रोथ करे, वो ऑप्टिमम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे। तो उसे सारी प्रोसेस को हम इस प्रिंसिपल में रखते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो ये दो प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जिसके ऊपर मेनली बायोटेक पूरी रिलाई करती है। हम पूरे प्रोसेस में यही करते हैं, अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद हम इंश्योर करते हैं कि वो ऑप्टिमम कंडीशन में ग्रो करे। तो ये हमने बेसिक इसका बायोटेक का प्रिंसिपल्स देखा। इसके बाद में आरडीएनए की बात आती है। तो आरडीएनए क्या है? आरडीएनए की अगर बात करें तो शॉर्ट में लिखा हुआ है ये आरडीएनए। तो आरडीएनए से यहाँ पे मतलब है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हिंदी में बोल देते हैं इसको पुनर्योगज डीएनए। अब इससे मतलब क्या है कि जैसे हमने जीन निकाली थी इंसुलिन की इंसान से, हम थ्रू आउट चैप्टर इंसुलिन का एग्जांपल लेते रहेंगे थोड़ा बीच में समझने के लिए। तो उसमें जैसे इंसुलिन की जीन हमने निकाली, उसे हमने वेक्टर के साथ अटैच किया और उसे हमने बैक्टीरिया में भेजा। तो जब उसको निकाला और वेक्टर के साथ जब जोड़ा ना, वेक्टर भी क्या था, पहले प्लाज्मिड था, वो एक डीएनए था, और जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है वो भी एक डीएनए है। तो लेकिन जैसे अब ये वेक्टर हमने निकाला था, कुछ ऐसा ही था, यहाँ पे ये हमारा रेस्ट उसकी एक साइट थी, और ये हमारा जो ह्यूमन डीएनए है इसमें ये इधर जीन थी, किसकी? इंसुलिन की। ठीक है, इसको हमने कट किया, इसको भी काटा। यहाँ से नहीं काटते एक्चुअली, मैं आपको समझाने के लिए से कह रहा हूँ, लेकिन इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से इसकी जो आरी की साइड है, आगे हम डिस्कस करेंगे पूरा एंजाइम्स का पोर्शन, अभी टूल्स में डिस्कस करेंगे तो आपको बताऊंगा, लेकिन हमने इसे यहाँ से कट किया। कट करने के बाद में ये कुछ ऐसा सा बन जाता है, और ये हमारा जीन आ जाता है इंसुलिन का। फिर हम इन दोनों को जोड़ते हैं और फिर ये कुछ इस तरह का बन जाता है। मैं थोड़ा आपको अलग कलर से इसको समझाने के लिए दिखा देता हूँ कि जो फिर बाद में ये बना। तो ये जो मैंने येलो कलर से बनाया है, ये हमारा जो इंसुलिन का जीन जो हमने निकाला था वो इसके साथ हमने जोड़ा है। तो जो हमने ये बनाया है ना, वेक्टर के साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को अटैच करके, इसको हम बोल देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर हम ट्रांसफर कर देते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, आगे जाके वो ग्रो करता है। तो इस तरह से बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये हमने पहले समझा। तो ये हमने इसमें अच्छे से समझ लिया कि जो वेक्टर है उसके साथ जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेट हो जाता है तो वो एक पुनर्योगिक डीएनए कहलाता है। इसके बाद में अगर बात करें तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस तरह से, भाई ये तो हमने आज देख लिया, ये आज रिसर्चेज बहुत पहले हो चुकी हैं, आज हम पढ़ रहे हैं बड़ी आसानी से। लेकिन जब की गई थी तो उसमें मतलब किस तरह से की गई थी, किस समय पे की गई थी, उसके बारे में भी पढ़ना जरूरी है। तो उसके लिए अगर हम देखें तो जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो कब बनाया गया था, मैंने साथ के साथ यहाँ पे थोड़ी कटआउट्स भी अटैच करी हुई हैं ताकि आपको थोड़ा इजी रहे। तो इसके लिए अगर देखें तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो था वो 1972 में बनाया गया था।
1972 में बनाया था, और हर्बर्ट कोहेन और स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने बनाया था, सॉरी। तो इसको कोहेन एंड बोयर भी बोल देते हैं शॉर्ट में। इन लोगों ने मिलकर बनाया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया था साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। तो मैं लिख देता हूँ, ये एक बैक्टीरिया लिया। तो इन्होंने लिया साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, एक बैक्टीरिया, जिसके अंदर क्या, ये एक न्यूक्लियर डीएनए था और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए था, जिसे हम प्लाज्मिड कह देते हैं। इस प्लाज्मिड पे एक जीन थी जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी। ये इस पे प्रेजेंट थी। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो थी, ये इन साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस जीन को यहाँ से निकाला और एक इकोलाई बैक्टीरिया लिया। ये हम बना लेते हैं इकोलाई। अब इकोलाई जो होता है, एक तो क्या है कि जो भी साइंटिफिक रिसर्चेस होती है ना, इकोलाई बेचारा क्या है कि हर एवरग्रीन चीज़ है, आलू है, सब्जियों का जैसे आलू होता है वैसे बैक्टीरिया इसका इकोलाई है, कहीं भी डाल दो। तो जो भी रिसर्चेस होती हैं, क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल कहीं भी मिल जाता है आपको, ग्रो कराना आसान होता है, लैब में इजीली ग्रो करा सकते हैं। इसका जो टाइम होता है इसका एक दूसरे से डिवीजन के बाद में अपने से प्रोजेनीज बनाने का, वो भी कम होता है। तो ये काफ़ी सूटेबल एक बैक्टीरिया है, तो इसलिए इसे काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो इन्होंने भी इसे यूज़ किया। अब था क्या कि इस इकोलाई के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की कोई पावर थी नहीं। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम देखते हैं। तो जो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम था, इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी। इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि जनरली इसे थोड़ा अच्छे से समझाया नहीं जाता है, और इसमें कहीं बीच में एक दो वर्ड्स आएंगे मैं समझाऊंगा, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आता है। तो इन्होंने क्या किया कि ये निकाला इसका प्लाज्मिड, इसमें ये रही इसकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब इन्होंने क्या किया कि जो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी, इसको कट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, और उसके बाद में इन्होंने वापस इसको इसके साथ अटैच किया। अब ऑब्वियसली आपके अंदर एक डाउट आ रहा होगा कि जब जोड़ना ही था तो काटा क्यों। इन्होंने, पर हम पहले ये देख लेते हैं। तो इन्होंने ये इसको काटा, देन आफ्टर इसको इसके साथ जोड़ दिया और इसको ट्रांसफर कर दिया इकोलाई में, और इकोलाई में ट्रांसफर करने के बाद ये इसके अंदर गया। इसके सारे प्रोटीन्स वगैरह सब राइबोसोम्स, वो मशीनरी जो प्रोटीन ट्रांसलेशन में अगर इनमें ट्रांसक्रिप्शन में काम आती है, उसे यूज़ लिया, और इस डीएनए ने अपने आप का ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसलेशन किया, और उसके बाद में प्रोटीन बनी जो कि इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दे रही थी। तो इन्होंने कहीं ना कहीं पूरा बायोटेक का प्रोसेस एक तरह से कर लिया था और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था अपनी तरफ से। लेकिन इन्हें फिर भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर नहीं कहा जाता। इसलिए मैंने कहा था कि इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि हमें थोड़ा ये समझना है जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर इन्हें क्यों नहीं कहा गया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो फादर है वो कहा गया था पोल बर्ग को। वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग को जीई से, और ये थे पॉल बर्ग। जो पोल बग थे, इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग का साइंटिस्ट फादर कहा गया था, बट इन्होंने तो जेनेटिक इंजीनियरिंग पूरी कर दी, फिर भी इन्हें फादर क्यों नहीं कहा गया था? इसलिए नहीं कहा गया था क्योंकि इन्होंने एक तो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का ही प्लाज्मिड यूज किया, इसको काटा और वापस इसी के साथ जोड़ दिया और इस पे भेज दिया। और ये भी बैक्टीरिया था और ये भी बैक्टीरिया था, यानी सेम स्पीशीज के अंदर इन्होंने अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो भेजा, और इसमें भी क्या किया, नेटिव प्लाज्मिड यूज किया और उसी जीन को काट के वापस जोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि इन साइंटिस्ट में दिमाग नहीं था या इन्होंने सोचा नहीं होगा, बट ये क्यों किया गया, क्योंकि इनको चेक करना था कि क्या हम इस तरह से जीन्स को कट कर सकते हैं, क्या इस तरह से हम एडिटिंग कर सकते हैं जीनोम की। तो उसको चेक करने के लिए इन्होंने किया, बट बाद में साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि ये कुछ नई चीज़ नहीं है, तो इसलिए इन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर नहीं कहा गया। बाद में एक साइंटिस्ट है पॉल बर्ग, जिन्होंने क्या किया कि बैक्टीरियोफाज और बैक्टीरिया को यूज़ करके इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट, मतलब जैसे एक वायरस के जीन को उसमें इंटीग्रेट कराया था बैक्टीरिया के अंदर। तो वो थोड़ा डिफरेंट था कि दो अलग स्पीशीज को लेके ऐसे, तो फिर इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा गया। तो हमने मोस्टली ये जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना
उसमें क्या प्रोसेस हुई थी, सब कुछ हमने देखा। तो एक बार हम थोड़ा सा ये जो कटआउट हमने लगा रखा है इसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो the construction of first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistant gene with a native plasmid। जो मेरे दोस्त हिंदी में पढ़ते हैं उन्हें सोचने की वैसे ज़रूरत नहीं है टेंशन की, मैं इसको पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इसमें वही लिखा हुआ है जो हमने अभी पढ़ा है कि जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो उसके बनने की पॉसिबिलिटी कैसे हुई। वो एक जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बन थी जो कि एंटीबायोटिक बनाती थी, उसके प्रति सॉरी रेजिस्टेंस देती थी, उसको एक नेटिव प्लेज्मिड के साथ जोड़ के और उसको ट्रांसफर किया गया था इकोलाई के अंदर, जो कि स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने किया था 1972 by isolating the antibiotic resistant gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance। ठीक है, तो वो हम ऑलरेडी सब डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर बाद में एक लाइन लिखी हुई है कि दिस बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ द सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीथस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इस लाइन का मतलब क्या है कि इसमें जो इंजीनियरिंग करी ना काट छाट, तो यहाँ पे जो इसको काटा, जोड़ा, भेजा, एक्सप्रेस कराया, तो ये जो एंजाइम्स काम आते हैं इनकी डिस्कवरी अगर नहीं हुई होती तो शायद इतना ईजी नहीं होता। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए जो मेन डिस्कवरी इससे पहले जो हुई थी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, इसने काफ़ी हेल्प करी, इसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ, जो कि हम आगे पढ़ेंगे टूल्स एंड इसमें जो टूल्स यूज़ होते हैं बायोटेक के उसमें। द कट पीस ऑफ डीएनए वाज लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। दीज प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज अ वेक्टर। जिस तरह से बताया था कि जो ये प्लाज्मिड होता है वेक्टर की तरह काम करता है, इसके ऊपर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ देते हैं। उसके बाद में the linking of antibiotic resistant gene with the plasmid vector become possible with the enzyme DNA ligase which acts on the cut DNA molecule and join the ends। यानी कि इसमें कई सारे एंजाइम्स भी काम आते हैं। हमने काट तो दिया, इसको जोड़ा भी तो था, तो जोड़ने के लिए फिर कुछ ना कुछ चाहिए, तो जो ग्लू की तरह काम करता है ना उसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज। आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर डीएनए को ट्रांसफर कर दिया गया एस्चेरिशिया कोलाई यानी ई कोलाई के अंदर। और द बैक्टीरियम क्लोज रिलेटेड टू साल्मोनेला इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेक मल्टीपल कॉपीज। यानी कि जो हमने इस डीएनए को इस इकोलाई में डाला था, वो इकोलाई की जो मशीनरी है ना उसका पीसी ये जो पॉलीमरेज जो एंजाइम है इन सबको यूज करते हुए अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है और अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता रहता है। तो इसके साथ अगर देखें तो हमने मोस्टली जो ये फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने वाली जो 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 हमें इसमें चीज़ें ध्यान में रखनी थी वो था एक तो इसका साल, फिर जो साइंटिस्ट है वो, इन दो को तो याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने किस किस को यूज़ किया, तो ये है साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। एक ये जरूर याद रखना है, इसी का नेटिव प्लाज्मिड यूज़ किया था, देन इसको ट्रांसफ़र किया गया ई कोलाई के अंदर। तो ये मेन मेन चीज़ें, इसके साथ इस बोर्ड में जो जो मेंशन किया ये चीज़ें याद रखनी है। पोलबर्ग जो मेन साइंटिस्ट थे। तो इसके बाद में तो ये तो हमने बेसिक बात करी उस सब चीज़ के बारे में। आगे इसमें मेंशन है कि भाई ठीक है, जो हमें इसमें हमने जो बायोटेक्नोलॉजी में जो पूरा एक फ्लो यूज़ करा, कैसे हम बायोटेक से ये सब चीज़ें करते हैं, उसमें मेजर अब 3 स्टेप आए अगर हम गौर करें अभी तक जो हमने किया उसमें। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, यानी कि हमें जो जीन जो हमें एक्सप्रेस करानी है उसको पता भी तो करना है ना वो कहाँ पे है। इंसुलिन की जीन कहाँ मिल रही है वो मुझे पता होगा, तभी तो मैं वहाँ से कट कर पाऊंगा, वहाँ से उसको फिर अटैच कर पाऊंगा वेक्टर के साथ और फिर ट्रांसफर कर पाऊंगा। तो पहला स्टेप हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जीन जो कि हमारी डिजायर्ड जीन है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। दूसरा ऐसा है कि जैसे हमने वेक्टर के साथ अटैच किया और उसको बैक्टीरिया में भेजा, वो बैक्टीरिया जिसके अंदर हम आर डीएनए भेजते हैं उसको हम बोल देते हैं होस्ट। यानी कि वो जिसके अंदर ये आरडीएनए जो हमने भेजा ये आगे जाके मल्टीपल होगा, ये अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो वो होस्ट के अंदर इसको भेजना भी जरूरी है। ये है सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप था कि हमारा जो डिजायरेबल जीन है उसका आइडेंटिफिकेशन, सेकंड है ट्रांसफर ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। और मतलब अगर हिंदी में बोलें तो पहला था हमारे जो वांछित जीन है उसको सुनिश्चित करना, और दूसरा जो स्टेप है उसको जो होस्ट है अपना उसके अंदर भेजना। तो तीसरा स्टेप ऐसा है कि जैसे आपने भेज दिया होस्ट के अंदर,
उसके बाद में पता लगा वो होस्ट सेल को भेजा, वो थोड़े टाइम में मर गया, तो हमारी पूरी ये मेहनत काम नहीं आई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जब तक जिंदा था तब तक चला, लेकिन वो जैसे ही उसने सेल डिवीजन किया, अपनी प्रोजेनीज बनाई, अपने जो संतति बनाई, उसमें वो डीएनए गया ही नहीं। तो यानी उसने अपने तक ही सीमित रखा इस काम को, तो फिर भी अपना काम फेल हो गया। तो हमें ये भी इंश्योर करना है, ये भी सुनिश्चित करना है कि वो जब हमने जो इसमें जीन भेजी है वो उसकी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो। तो इसके साथ ही हम 3 स्टेप को याद रखेंगे। बेसिक स्टेप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आ जाते हैं सीधे। तो जो पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन, सेकंड है हमारा इंट्रोडक्शन टू द इंट्रोड्यूस दिस जीन टू द होस्ट, एंड तीसरा जो है वो है इस डीएनए को जिसमें हमने ट्रांसफर किया है उसका हम प्रोजेनिस के अंदर जो ट्रांसफर होना इंश्योर करें कि वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहे। इसके बाद अगर देखें कि भाई हमने सब कर लिया, कट कर दिया, भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया, पर ऐसे ही नहीं होता है। इनके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, टूल्स। जैसे एक मिस्त्री होता है, उसको सब चीज़, जैसे दीवार बनानी है तो उसको बहुत सारे उसके औजार पाती चाहिए। वैसे डीएनए के अंदर, सेल के अंदर भी जो ये पूरा मैकेनिज्म चल रहा है ना, उसके लिए भी पूरी औजार पाती चाहिए इनको। तो वो औजार पाती जो है, वो टूल्स जो हैं, वो सेल के अंदर मेनली एंजाइम्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उनको हम देखते हैं। तो अभी तक की प्रोसेस को अगर आप थोड़ा रिकॉल भी करेंगे ना, तो इस चीज़ को आप समझ जाएंगे कि अब तक हमने क्या किया। डीएनए को आइडेंटिफाई किया, फिर उसको काटा। काटा तो हमने किसकी हेल्प से काटा? एंजाइम्स की हेल्प से काटा। तो पहला टूल हो गया एंजाइम। दूसरा, हमने उस जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको निकाला, उसको जोड़ा था वेक्टर के साथ। तो वेक्टर भी तो गाड़ी की तरह काम कर रहा था लेके जाने का, तो वेक्टर भी एक टूल हो गया। तो दूसरा टूल हो गया वेक्टर। तीसरा जो टूल हो गया वो हो गया कि हमने उस वेक्टर के साथ अटैच जो आरडीएनए हमने जो बनाया था, उस आरडीएनए को हमने होस्ट के अंदर ट्रांसफर भी किया था, कि मतलब वो जाके एक बैक्टीरियल सेल के अंदर अपने आप को ग्रो करे। तो ये टूल्स हो गए मेजर कुछ। तो इनके बारे में आगे हम देखेंगे। तो एंजाइम्स की अगर बात करें, तो एंजाइम्स को समझने के लिए कुछ नहीं, अपने दिमाग में एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को याद करो, उससे आपको अपने आप लगभग ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि क्या है। तो अगर इसकी बात करें कि ये बैक्टीरिया मैंने एक टिपिकल बनाया, तो ये बैक्टीरिया है। मैं इस बार थोड़ा सा वैसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल ही बना देता हूँ मैं। तो इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर हमें डीएनए निकालना है, जैसे कि मान लो हमें इंसुलिन निकालना है हमारी शरीर की जीन से, तो हमें पता है कि ये जो मैमल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बात करें एनिमल सेल की, तो उसमें एक सेल मेम्ब्रेन मिलती है, अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिलती है। इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो अब मेरे को ये डीएनए निकालना है। इसके अंदर थोड़ा और प्रिसाइज आपको बताऊं तो जैसे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बताया हुआ भी है कि 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। तो सबसे पहला टास्क तो ये है कि अपने को जीन चाहिए ना, तो उसके लिए इस डीएनए को निकालना पड़ेगा इस सेल से। निकालने के लिए बैरियर क्या क्या है? मैं यहाँ से आया, मैंने कहा भाई डीएनए निकालना है, तो सबसे पहला बैरियर है सेल मेम्ब्रेन का। तो मेरे को सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा। फिर अंदर जाऊंगा, तो अंदर जाते ही ये आ जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो मेरे को इसको भी तोड़ना पड़ेगा, फिर जाके डीएनए मिलेगा। और डीएनए भी अगर आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान करें, तो डीएनए भी ऐसा नहीं है कि सीधा धागा है डीएनए का, उसके ऊपर काफ़ी प्रोटीन्स भी अटैच है, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, उसके अंदर और भी कई चीज़ें हैं, तो वो सब भी हटानी पड़ेगी। पूरी साफ सफाई करके बाद में हमें डीएनए मिलेगा, और वो भी 2.2 मीटर लंबा डीएनए मिलेगा। उस 2.2 मीटर लंबे डीएनए के अंदर हमें पता करना होगा कि हमारा जो डिजायर्ड यानी जो इंसुलिन का जीन है वो कहाँ है। उसको ढूंढने के बाद उसकी स्पेसिफिक साइट से उसको काटेंगे, फिर उसको लेके आएंगे, और फिर उसको वेक्टर के साथ जोड़ेंगे। तो इतना तामझाम है, इसमें एंजाइम्स काफ़ी काम आते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, अगर ये प्लांट सेल हो या फिर फंगल सेल हो, तो इसके बाहर एक और कवर मिल सकता है जो कि सेल वॉल होगी। सेल वॉल। तो अगर सेल वॉल फंजाई की हुई, तो फंजाई की सेल वॉल हमें पता है कि काइटिन की बनी होती है, और काइटिन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें एंजाइम चाहिए होता है काइटिनेज। ठीक है। फिर सेल सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें बेसिक, तो सेल मेम्ब्रेन होती है लाइपोप्रोटीन की। तो लाइपोप्रोटीन जो होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है सेल मेम्ब्रेन को लाइपेज या पैक्टिनेज। ये एंजाइम्स हम काम करते हैं, यूज में लेते हैं। फिर बाद में जैसे अगर हम जैसे जैसे अंदर गए, इसमें
ये बैरियर जब क्रॉस करेंगे हम, तो हम न्यूक्लियस के पास पहुंचेंगे, तो हमें न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है इसको भी डाइजेस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में हम जाएंगे तो इसमें जैसे ये एक टेस्ट ट्यूब ली मैंने। जनरली होता क्या है कि जो डीएनए आइसोलेट करने के लिए हम लैब में काम करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि सीधा हमने एक सेल पकड़ी और उसका बैरियर तोड़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको केले या फिर कोई सेब कोई फ्रूट है उसका डीएनए निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले केले को लिया, उसको छीला, उसको मैश करते हैं पूरा अच्छे तरीके से। मैश मतलब उसकी पूरी लुगदी बनाते हैं, ऐसे पीसा जाता है। उसको पीसने के बाद जो सोल्यूशन आता है उसको बफर में डालते हैं। बफर में डालने के बाद में उसमें डिफरेंट जो भी एंजाइम्स है, ये पैक्टिनेज, काइटिनेज, अगर बैक्टीरियल सेल है तो लाइसोजाइम, ये सब डालते हैं। ये सब डालने के बाद क्या है, उसका जो आउटर जो बैरियर होता है ना, वो डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद में जो इसके अंदर मेन आता है कि हम डीएनए तक पहुंच गए। डीएनए तक पहुंचने के बाद हमें पता लगा कि डीएनए के ऊपर भी कुछ प्रोटीन्स हैं, उसके ऊपर काफ़ी मतलब हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज भी डालना पड़ेगा। फिर बाद में गए तो हमें पता लगा कुछ आरएनए भी वहाँ पे प्रेजेंट है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, तो आरएनएज को भी डाइजेस्ट करने के लिए हमें आरएनएज डालना पड़ेगा। अब बचा एक डीएनए। ये सब डालने के बाद के ये सारे बैरियर जो थे हमें दिख रहे थे, सारे डाइजेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास बचेगा डीएनए। तो डीएनए जो है वो इसके अंदर जो एकमात्र जो बचेगा, तो डाइजेस्ट नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी तक डीएनए डाला नहीं है। इसके बाद में अब डीएनए अभी भी उस बफर सॉल्यूशन जो वो लुकती बनी है ना, अब तक क्या है कि जो हम देखेंगे ना सॉल्यूशन, उसमें हमें फर्क नहीं दिखेगा। फर्क हमें बाद में दिखेगा। अब क्या, डीएनए को अलग करने के लिए हम एक चीज करते हैं, इसमें ठंडी बियर डाली जाती है। नोट प्रॉपरली ठंडी बियर, बट उसमें चिल्ड एथेनॉल डाला जाता है। याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, तो उसमें चिल्ड इथेनॉल डाला जाता है। ये चिल्ड एथेनॉल जैसे ही डालते हैं ना, तो वो जो डीएनए है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो प्रेजेंट है, जो कि बचा है अभी, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। यानी कि वो उसमें अलग से प्रेसिपिटेट होना मतलब अवसादित होना, या फिर ऐसा मान सकते हैं। तो वो उसमें अलग से मतलब प्रेसिपिटेट हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। तो उस प्रेसिपिटेटेड डीएनए को हम स्पूलिंग के जिस एक चम्मच के साथ ऐसे घुमा के उसको अलग कर लेते हैं। इस प्रोसेस को बोल देते हैं स्पूलिंग। स्पूलिंग। इस तरह हम डीएनए को टेस्ट ट्यूब से बाहर निकाल लेते हैं। और इस तरह ये पूरा एक जो हमारा एंजाइम्स के थ्रू हमने जो यूज़ किया, ये डीएनए को हमने उससे आइसोलेट किया। अब डीएनए तो हमने आइसोलेट कर लिया, लेकिन डीएनए आइसोलेट करने के बाद भी एक थोड़ा सा काम और बाकी रह जाता है। वो बाकी ऐसे रह जाता है कि डीएनए जो हमें मिला है वो काफ़ी बड़ा स्ट्रैंड है, वो 2.2 मीटर लंबा स्ट्रैंड है। अब उस 2.2 मीटर लंबे स्ट्रैंड को तो हम कहीं पे भेजेंगे नहीं। तो हमें चाहिएगा हमारा जो डिजायर्ड जो हमारा वो है फ्रेगमेंट, वो निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम और एंजाइम्स यूज करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास पूरा डीएनए बचा है। अब हमें डीएनए के टुकड़े करने हैं, और हमें जो टुकड़ा चाहिए वो टुकड़ा लेना है। तो डीएनए को टुकड़े करने के लिए तो पहली बात, जो डीएनए को तोड़ता है वो एंजाइम्स होते हैं न्यूक्लियेजेस। ठीक है। न्यूक्लियस एंजाइम की बात करें तो ये मोटा मोटी देखें ना, तो तीन टाइप के होते हैं। एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब ये जो तीन टाइप के हमने एंजाइम्स लिखे, इनके अंदर डिफरेंस क्या है वो अब हम देखेंगे। कि भाई न्यूक्लियस जो ग्रुप है उससे तो हमें पता है कि ये न्यूक्लिक एसिड को ही कट करेगा। बट अब उसके काटने के पैटर्न के हिसाब से भी ये तीन कैटेगरीज हैं। तो एक्सोन्यूक्लियस की अगर बात करें, तो एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं, नाम ही पड़ा है कि जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, मैंने ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना दिया। ठीक है, समझने के लिए। तो इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर जो एक्सोन्यूक्लियस जो एंजाइम आएगा ना, वो इस तरह से कट करेगा, इसके कोने पे आएगा एकदम, और एक ही स्ट्रैंड को काटेगा। यानी कि वन स्ट्रैंड कट करता है खाली, और वो भी एट द एंड।
तो हमने क्या देखा, एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर वो एक स्ट्रैंड को ही काटता है, और वो भी उसके कोनों पे काटता है, एक न्यूक्लियोटाइड को सिंगल, ये कोनों से काटना चालू करेगा, इधर से काटता जाएगा। फिर आते हैं एंडोन्यूक्लियस के ऊपर। तो एंडोन्यूक्लियस की अगर बात करें, तो एंडोन्यूक्लियस जैसे हमने एक बना दिया 5' to 3', ये 3' to 5'। अब अगर इसकी बात करें तो एंडोन्यूक्लियस नाम में ही इसका काम छिपा है। एंडो यानी कि अंदर, यानी कि अब कहीं बीच में से काटेगा, और न्यूक्लियस यानी न्यूक्लिक एसिड को काटेगा। लेकिन जो मेन डिफरेंस क्या है, ये बीच में से तो काटेगा, लेकिन ये एक स्ट्रैंड को ही काटेगा। तो अगेन वन स्ट्रैंड कट इन द मिडिल, या फिर लिख देते हैं बीच में, बीच से काटेगा। अब जो तीसरा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसकी बात करें तो अगेन इसमें मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये 5', ये 3', ये 3' और ये 5'। अब ये जब इसकी बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अब इसमें नाम थोड़ा सा अलग लग रहा है रेस्ट्रिक्शन। ये क्या करता है, ये एंजाइम है ना, ये पहले क्या करता है, पूरी चेकिंग करता है, ऐसे हाथ बांध के पूरे स्ट्रैंड के ऊपर घूमेगा शुरुआत से लेके लास्ट तक, और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके काटेगा, और दोनों स्ट्रैंड को काटेगा। अब तक जो हमने देखी, ये एक स्ट्रैंड पे काटते हैं, एक कोने पे काटता है, एक बीच में काटता है। ये क्या करता है, ये इंस्पेक्शन करने के बाद दोनों स्ट्रैंड को काटेगा। और जब स्पेसिफिक, ये एक इसकी फिक्स जगह होती है, हर कहीं नहीं काटता जाके, इसकी एक फिक्स जगह होगी, पूरा चेक करेगा जहाँ पे इसको इसकी साइट मिलेगी वहां पे काटेगा। तो जो साइट होती है इसकी स्पेसिफिक, उसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक साइट। तो अब तक जो हमने मेन डिफरेंस देखा, जो न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं तीन टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, ये दो जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं उसके कोनों पे काटता है। मेनली न्यूक्लियस एंजाइम जो इसके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं, जो क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के साथ, तो उनको काटता है। तो ये क्या करेगा, एक ही स्ट्रैंड पे आएगा और उसके एक कोने पे आके काट देगा। एंडोन्यूक्लियस आएगा, नाम में ही काम है, एंडोन्यूक्लियस आएगा यानी बीच में से काटेगा, न्यूक्लिक एसिड को काटेगा। बीच में आया, एक स्ट्रैंड को काटा और चला गया। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात अगर करें, जो कि मेन हमारा टूल है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, तो ये क्या करता है, ये आता है भाई साहब, पूरा हाथ बांध के ऐसे घूमता है, पूरे स्ट्रैंड पे चेक करता है, और एक स्पेसिफिक साइट ढूंढता है जिसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक साइट, जो कि इसकी स्पेसिफिक होती है, उसके अलावा कहीं नहीं काटेगा, और उस साइट पे दोनों स्ट्रैंड के बीच में काटता है। तो इस तरह से हमने ये क्लासिफिकेशन देखा न्यूक्लियस एंजाइम के बारे में। इसके बाद में अगर हम देखें तो हमने जैसे यहाँ पे एक नाम आया पैलिंड्रोमिक साइट। तो पैलिंड्रोमिक साइट की अगर बात करें तो इस ये क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। आपने कई बार कुछ नाम ऐसे सुने होंगे, जो नाम जब आप पढ़ते हैं, चाहे आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, एक जैसे होते हैं। लाइक ऐसे नाम हम कुछ भी, मैडम, मैडम शब्द जैसे हो गया। अब इस मैडम को यहाँ से पढ़ो चाहे यहाँ से पढ़ो, ये नाम मैडम ही पढ़ा जाएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। या फिर हिंदी में देखें तो एक नवीन नाम आ जाता है, नवीन को यहाँ से पढ़ो चाहे यहाँ से पढ़ो। एक जो घी आता है, नकली घी बोलते हैं जिसको, डालडा, डालडा को चाहे यहाँ से पढ़ो चाहे यहाँ से पढ़ो, सेम आता है। और भी कई एग्जांपल्स ले सकते हैं, इसमें एग्जांपल हम मलयालम का ले सकते हैं। तो ये भी एक जैसा ही होता है दोनों साइड से। तो ऐसे कई नाम आते हैं जो कि आप दोनों साइड से पढ़ो तो एक जैसे ही आएंगे। तो हमारे डीएनए में भी क्या है कि ऐसे नाम मिलते हैं, पर वो नाम नहीं मिलते, उसमें कहीं आपको नवीन या फिर डालडा लिखा नहीं मिलेगा। बट वहाँ पे जो हमने पता है कि जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उनका एक पूरा सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में कुछ सीक्वेंस ऐसे होंगे जो कि दोनों साइड से जब पढ़ेंगे ना, दोनों स्ट्रैंड पे, हम जैसे कि स्ट्रैंड में जब पढ़ते हैं ना इनको, जो सीक्वेंस होता है उसको, तो एक ही डायरेक्शन में पढ़ते हैं। जैसे कि ये हमारा, जैसे एक मान लो स्ट्रैंड बनाया मैंने, डबल स्ट्रैंड, ये इसकी ध्रुवता लिख दी, पोलैरिटी 5 to 3, ये 3 to 5,
यानी कि जब हम पढ़ेंगे ना तो इसको 5 to 3 पढ़ेंगे, तो इस ट्रेंड को भी जब पढ़ेंगे तो यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, इसको यहाँ से पढ़ेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये उर्दू थोड़ी लिखी है जो उल्टा पढ़े, लेकिन इसकी ध्रुवता रखी जाती है, मतलब इसकी जो पोलैरिटी होती है वो सेम रखी जाती है, 5 to 3। तो अगर एग्जाम्पल देखें तो जो डीएनए के अंदर हमें मिलेंगे, तो ये हमें कुछ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में आपको लिख के दिखाता हूँ। तो ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है, अगर अगर इसको आप यहाँ से यहाँ पढ़ेंगे तो और यहाँ से आप पढ़ेंगे तो दोनों साइड में ये आपको सेम दिखेगा। तो सेम दिखेगा तो इसका मतलब ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस जो होता है ये स्पेसिफिक, एक ध्यान रखना, जो भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, आज तक हमने ऑलमोस्ट 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खोज चुके हैं, वो भी 230 से ज़्यादा स्ट्रेन से जो कि बैक्टीरिया के हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि आज तक 900 से भी ज़्यादा आरी खोजे जा चुके हैं, यानी कि ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए को काटते हैं, जिनकी 900 से ज़्यादा खुद की अपनी स्पेसिफिक साइट है जहाँ पे जाके ही काटते हैं। तो ये 230 से अधिक स्ट्रेन से निकाले गए हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो एक इको आर 1 नाम का एक जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, उसकी जो पैलिंड्रोमिक साइट होती है ना, जो स्पेसिफिक साइट, वो ये होती है। आपको ये याद रखनी है, कई बार पेपर में एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको एक दो का और याद रखना है, जैसे कि एक ये होती है जी टी जी सी ए सी, जी टी जी सी ए सी, ये मैंने लिखा। तो इसको भी अगर आप इधर से पढ़ो, ये सेम है, और यहाँ से पढ़ो तो यहाँ से भी ये सेम है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये सेम दोनों साइड से पढ़ रहे हैं, यानी एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ये किसका है? ये हिंद सेकंड का है। हिंद सेकंड जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, उसके अंदर ये वाली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलती है, यानी ये जो साइड जब वो घूमेगा ना पूरे स्ट्रैंड पे, जहाँ पे ये साइड मिलेगी वहां पे जाके काट देगा। इसके बाद में जो तीसरा अगर आते हैं, तो तीसरा आता है ये, तो अगर इस सीक्वेंस की बात करें, इसको भी चाहे यहाँ से आप यहाँ पढ़े या यहाँ से यहाँ पढ़े, दोनों साइड से सेम पढ़ा जा रहा है। तो ये एग्जांपल है SMA1 का। तो ये तीन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की आपको मैंने पैलिंड्रोमिक साइट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखवा दी हैं। आप कोशिश करिएगा कि तीन तो कम से कम याद रखें, क्योंकि ये कई बार पूछी जाती हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमने पैलिंड्रोमिक साइट का देखा, न्यूक्लियस जो एंजाइम्स होते हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में देखा। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि भाई जैसे नाम आया इको R1 हिंद सेकंड, बड़े यूनिक से नाम लग रहे हैं। इनमें नंबर भी है, इनमें कैपिटल स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन भी है। किस तरह से नाम लिखा, क्या ऐसे ही थोड़ी लिखा जाता है? तो जैसे कि केमिस्ट्री में भी मॉलिक्यूल्स के नाम हम रखते हैं, एक स्पेसिफिक आईयूपीएसी का पूरा रूल्स होता है, उसके हिसाब से बायोलॉजी में भी क्या है कि थोड़े रूल्स के हिसाब से इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के नाम लिखे जाते हैं। तो अगला जो टॉपिक हम देखेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। तो जैसे अब इको R1 का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमने नाम लिखा था, तो इसका इको R1 का जो नाम है वो इको R1 किस तरह से पढ़ा, तो इसके कुछ रूल्स हैं किस तरह से लिखते हैं। तो जो ई होता है ना इसमें, ये आपको बता दूं कि ई कोलाई से निकाला गया एंजाइम है। तो जो ई होता है ना, तो ये ई कोलाई से निकलता है। तो ई जो है ना, ये डोनेट करता है इसके जीनस को, यानी जो जीनस का जो पहला वर्ड होता है ना, उसको अल्फाबेट को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। उसके बाद में जो CO है, ये कोलाई यानी कि उसके स्पीशीज को दिखा रहा है। तो यानी पहला वर्ड जो कैपिटल में लिखा है वो तो है जीनस का, दूसरे वर्ड जो स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं वो है स्पीशीज के, तीसरा वर्ड आर, एक्चुअली ये क्या है, आर यानी स्ट्रेन है उस बैक्टीरिया का। एक ही बैक्टीरिया के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसको स्ट्रेन बोल देते हैं हम। तो वो स्ट्रेन जो इसका डिफरेंट है, वो स्पेसिफिक जो इको R1 में है, ये RY13 है, ये आप याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछा जाता है डायरेक्टली। तो ये RY13 स्ट्रेन से निकाला गया था। तो ये जो है आर, ये डिनोट करता है स्ट्रेन, जिस बैक्टीरिया से इसको निकाला गया है उसके स्ट्रेन के बारे में। और जो ये नंबर लिखा हुआ ना 1, ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी का है, यानी कि इको आर
मतलब जो ई कोलाई था ना, उसका जो RY13 स्ट्रेन था, उससे जो पहला एंजाइम निकाला गया था वो इको R1 था। अब इसके बाद जो निकाला गया था ना, उसका ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी यानी दूसरे नंबर पे उसको खोजा गया था, तो उसको इको R2 बोल देंगे। इस इसी तरह से थर्ड फोर्थ ऐसे नाम रख दिया जाता है। तो ये बेसिक इसके नोमेनक्लेचर वापस अगर रिकॉल करें जल्दी से, तो जो पहला वर्ड होता है वो दिखाता है जीनस को, जो कि कैपिटल में होता है। सेकंड होता है वो स्पीशीज को दिखाता है, जो स्मॉल में होता है। थर्ड होता है वो स्ट्रेन को दिखाता है, ये स्ट्रेन को जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में जो फोर्थ जो नंबर लिखा होता है, ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को दिखाता है कि उस बैक्टीरिया में से किस नंबर पे उसको आइसोलेट किया गया, कितने नंबर पे, यानी उससे पहले कितने आरी और उस सेम स्ट्रेन से निकाले जा चुके हैं। इस तरह से हम इसका नाम लिखते हैं। तो ये कुछ आज का जो लेक्चर था, ये मेनली हमने पूरा टूल्स को कवर किया, और इसके अलावा नोमेनक्लेचर तक हमने देखा। इसके आगे जो भी हम देखेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा, आगे आपकी तैयारी में इसको ये आपकी हेल्प करेगा। और कल क्लासेस की तरफ से भी इस सीरीज में कंटिन्यूस काफ़ी लेक्चर चल रहे हैं, काफ़ी प्लान्ड भी हैं। तो आप आपकी जो तैयारी की पूरी जर्नी है उसमें हम लास्ट तक आपके साथ रहेंगे, और आपको मोस्टली पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा सिस्टमेटिक तरीके से। तो आई होप कि आपको ये हेल्पफुल रहा होगा, और आपको काफ़ी इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप टेक डाउन नोट डाउन करें और उसे आगे अपने तैयारी में काम में लें। तो इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। कितने मिनट का